हाथरस कांड पर इंडिया न्यूज ने किया है बहुत बड़ा खुलासा। सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश की आशंका, पीएफआई और एसडीपीआई की भूमिका पर शक। हाथरस के नाम पर यूपी में दंगे फैलाने की साजिश थी। हाथरस मामले में साजिश का बड़ा खुलासा, यूपी साइबर सेल ने 11 एफआईआर दर्ज की है। एनटीसीए वाले उपद्रवी संगठनों की भूमिका के भी मिले हैं सबूत। और ये देखें, कुछ तस्वीरें आई हैं और इन तस्वीरों के जरिए ये पता चला है कि कई वेबसाइट पर इस तरह की बातें अपलोड की गई थी। जिन लोगों ने साजिश की है, इसे पूरी स्क्रीन पर उतारें। मैं एक बार देखना चाहता हूं, पूरी स्क्रीन पर इसे उतारें। जहां पर जो साजिश करता है उनकी तरफ से जंतर मंतर पर भी एक मुक्ति मार्च का आह्वान किया गया था। यह भी कहा गया था जस्टिस फॉर हाथरस रेप विक्टिम के नाम पर यह भी कहा गया था कि आपको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना। यानी आप अगर किसी भी तरीके से आपको मारा जाता है, अगर लाठीचार्ज किया जाता है तो आपको किस तरह से बचना है। प्रोटेस्ट अगर आप करते हैं तो किस तरह की कौन सी चीजें हैं, यानी आपके प्रोटेस्ट में डूज एंड डोंट्स क्या हैं। अगर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं तो आपको बचने के लिए क्या करना है। इसका मतलब यह है कि पूरी तरह से तैयारी की गई थी। ये जो तस्वीरें भी नजर आ रही हैं सब्यसाची, जो अभी ये डॉक्यूमेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं, रातों रात दंगे की जो वेबसाइट तैयार की गई है, ये वेबसाइट किसने तैयार की है, साइबर सेल को क्या सबूत मिले हैं, क्योंकि वेबसाइट में फर्जी आईडी से हजारों लोग जोड़े गए थे। जी बिल्कुल, क्योंकि वेबसाइट फर्जी तरीके से क्रिएट किया गया था और जैसे आप देख सकते हैं कि हर डेलिकेट चीज वेबसाइट में है। जैसे आपको क्या पहनना है, आप कैसे बच सकते हैं अगर टीयर गैस छोड़ा जाता है, अगर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज होता है तो आप कैसे बच सकते हैं। तो हर डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है और लगातार यहाँ पे जो एसआईटी की टीम है और जो साइबर टीम है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। और अभी उन पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि इनको क्रैकडाउन करे और जो आईपी एड्रेस उसको ट्रेस करे कि कौन सा जगह से ये वेबसाइट को क्रिएट किया गया है, क्योंकि इस वेबसाइट के पीछे कई लोगों का हाथ हो सकता है। क्योंकि ये आप देख सकते हैं पूरे डिटेल तौर से वेबसाइट को क्रिएट किया गया है। हालांकि ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम सबसाची रुके, इंडिया न्यूज का ये बहुत बड़ा खुलासा है। इंडिया न्यूज का ये बहुत बड़ा खुलासा, सनुज के पास में चलते हैं। सनुज, ठीक इसी तरह से वेबसाइट 6 महीने पहले भी तैयार की गई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई लोग इसमें शामिल रहे थे। और क्या इस वेबसाइट में जितने लोगों को जोड़ा गया है, इनमें मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, हाथरस इस जगह के भी लोग हैं? हाँ, देखिए, जिस तरह का खुलासा निकलकर सामने आ रहा है और जिस तरीके से सरकार दावा कर रही है कि ये दंगे भड़काने की साजिश थी, तो देखिए 20 दिसंबर को मेरठ में हिंसा हुई थी। उसमें भी पूरा एक नेटवर्किंग सिस्टम चला था जिसमें पूरी तरीके से एलआईयू और पूरा सिस्टम फेल नजर आया था। पूरी एक प्लानिंग की गई, कितने लोग कहां पर इकट्ठे होंगे, और बिल्कुल एक तरीके से कश्मीर के हालात नजर आए थे कि अचानक से वहां पर पथराव किया गया था और मेरठ के जो लोकल के लोग थे वो उसमें नहीं थे। कई लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई, तो फिर पूरे प्लान की जो खुलासा है वो हुआ था। पीएफआई के जो कई लोग हैं वो यहां से गिरफ्तार किए गए थे और उनसे ये इनपुट मिला था कि इन लोगों को बाहर से बाकायदा बोला गया था, भीड़ के बीच रहने के लिए बोला गया था, उनकी ड्रेस बाकायदा अलग रखी गई थी, पूरी उनको ट्रेनिंग दी गई थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से सरकार दावा कर रही है, तो देखिए कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से यह कहा जा रहा है कि प्रदेश में दंगा भड़काने की एक तरीके से साजिश थी, तो इस साजिश को पहले बेनकाब क्यों नहीं किया गया। तमाम एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट रहती है, तो आखिर वो एजेंसियां कहां सो रही थी। क्या अब एक हफ्ते के भीतर ही तमाम इनपुट कैसे मिले। हमेशा जब एलआईयू और तमाम इस तरह की जो एजेंसियां हैं जब पूरी तरीके से अलर्ट रखती हैं, तो पहले से ये क्यों नहीं पता लगा, क्यों हाथरस में इस तरीके से भीड़ जुटने दी गई। अगर पहले से ये एक इस तरीके का अंदेशा था, तो तमाम ऐसे सवाल हैं कि जिनके जो जवाब हैं वो अभी सरकार को कहीं ना कहीं देने होंगे। विपक्ष पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सरकार को जानती है, हमलावर है। साधना भारती, मैं बताना चाहूंगा कि आप पीएफआई एसडीपीआई को जानती हैं या फिर नहीं? देखिए, मैं बार बार ये कह रही हूँ, ये बड़ा शर्मनाक है कि एक बेटी सरकार के जो अन्याय के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं उसको छिपाने के लिए दंगे का रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। ये कोई बात भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास हर कोई जानता है। इतनी शिद्दत से जब ये इसको दंगे का एंगल देने का काम कर रहे हैं, इतनी से काश इन्होंने साइबर सेल के सबूतों को इनका थोड़ी कर देंगे आप। डॉक्टर कौशल कांत के पास में चलते हैं। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर कौशल कांत भी मेरे साथ में है। डॉक्टर कौशल कांत कहते हैं कि अगर खुलासा देर से हो तो उसकी टाइमिंग पर शक पैदा होने लगता है, और जब टाइमिंग पर शक पैदा होता है तो अंग्रेजी का एक फ्रेज है, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। 14 सितंबर यानी आज से लगभग मान करके चलें कि लगभग 20 दिन पहले
हाथरस की बिटिया के साथ गैंगरेप कांड करने की कोशिश की गई, बिटिया की मौत भी हो गई। मौत होने के बाद यूपी सरकार की एकाएक निद्रा टूटी और यह लगने लगा पीएफआई और एसडीपीआई वहां पर हथकंडे अपना रहे थे कि वहां पर किसी भी तरह से दंगे भड़काए जाएं। आपको पछता है क्या? देखिए, जिस तरीके से भी किसी भी और उसकी प्रोपाई होनी चाहिए। इनिशियल फेजेस में अगर देखा जाए तो यूपी सरकार की तरफ से जो मेन गलती हुई है, बलात्कार जगहों पे हुए थे, लेकिन यूपी सरकार की जो मेन गलती हुई थी कि रात में जो लड़की की लाश को जला दिया गया, ये एक सवाल पैदा करता था। लेकिन उसके बाद के जो पूरे इवेंट हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कौशलकांत की आवाज ठीक करनी चाहिए। डॉक्टर कौशलकांत की आवाज ठीक करें। अपने रिपोर्टर्स के पास फिर से चलते हैं हम। ऐश्वर्या, चूंकि आप हाथरस में हैं, लेकिन आप दिल्ली में भी जो एंटी सीए प्रोटेस्ट रहे थे, आपने महीनों तक आपने कवर किया है, मुझे अच्छे से याद है। यूपी सरकार ने अपनी तरफ से रिपोर्ट भेजी थी केंद्रीय गृह मंत्रालय को, और यह कहा था कि पीएफआई पर पूरी तरह से बैन लगना चाहिए, एसडीपीआई जैसी संस्थाओं पर बैन लगना चाहिए, पिंजरा तोड़ जैसे संगठनों पर बैन लगना चाहिए, जामिया में जिन्होंने भी प्रदर्शन किया, शाहीन बाग में जिन्होंने भी प्रदर्शन किया, इन सभी पर बैन लगना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तुरंत एक्शन भी लिया था और एक्शन होने के बाद यह कहा गया था ऐसे संगठनों को पूरी तरह से दबा दिया गया है। पिछले दिनों हमने देखा भी, कई गिरफ्तारियों को अंजाम भी दिया गया था। तो एकाएक ये पीएफआई, एसडीपीआई फिर से कहां से आ गए? ऐश्वर्या, साफ तौर पर सवाल खड़ा होता है प्रशासन के ऊपर भी और सरकार के ऊपर भी, क्योंकि बिल्कुल साफ शब्दों में कहा गया था केंद्र सरकार की तरफ से कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा, इन पे बैन लगा दिया जाएगा। और इस वजह से कई हमने गिरफ्तारियां भी देखी थी, और वो भी साफ तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाके में भी देखी थी हमने, बुंदेलखंड के इलाके में भी देखी थी। इस तरीके से कई जगहों पर इस तरह की गिरफ्तारियां भी सामने आई थी। लेकिन फिर भी अभी भी कहीं ना कहीं मैं कहूंगा अगर स्लीपर सेल्स है इन ऑर्गेनाइजेशंस के तो वो है, और इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। और इसी वजह से अब जो खुलासा सामने आया है उसमें ये पता लग रहा है कि इन तरह की वेबसाइट्स को तैयार किया गया है और उनमें इनका पूरा योगदान है। चलिए, ये तो साजिश का एक एंगल है, लेकिन पीड़िता की मौत को लेकर के दावा क्या किया जा रहा है, सच क्या है? इन्फोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं और उसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से विपक्ष पर निशाना साधा है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि कहा यह जा रहा है, बार बार यह कहा जा रहा है कि यूपी के सीएम की तरफ से कि विपक्ष को विकास पसंद नहीं है और विपक्ष दंगा कराना चाहता था, विपक्ष यूपी का माहौल बिगाड़ना चाहता था, विपक्ष यूपी में आग लगाना चाहता था। क्या ऐसा है? कुछ सच और दावे हैं, जरा आप देखें। ये सच और दावे की जो रिपोर्ट हमने तैयार की है, आप देखें। पीड़िता से जोर जबरदस्ती की गई या फिर नहीं, इसे लेकर के सवाल है। परिवार की मर्जी से अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया? पीड़िता जो जलाई गई बॉडी है, ये पीड़िता की थी या फिर नहीं, इस तरह की भी बातें आ रही हैं। पीड़ित परिवार को बंधक बनाया गया क्या, यह भी सवाल उठता है, क्योंकि परिवार की तरफ से कई ऐसी बातें कही जाती थी कि उन्हें सीबीआई जांच पर यकीन नहीं है, यूपी पुलिस पर यकीन नहीं है, यूपी सरकार पर यकीन नहीं है। प्रशासन ने पीड़िता के परिवार को क्या धमकाया है? हां, इसका जवाब है हां, बिल्कुल हां, क्योंकि डीएम ने बार बार यह कहा मीडिया वाले चले जाएंगे, हम तो यहीं पर रहेंगे। लेकिन सवाल यह है, इंसाफ कब तक होगा? दिसंबर 2019 तक रेप के 2,40,000 मामले पूरे देश में पेंडिंग हैं। इनमें से यूपी में 66,994 मामले पेंडिंग है, महाराष्ट्र में 21,691 और पश्चिम बंगाल में 20,511। लेकिन इन सभी खबरों के बीच क्या कहते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, ये आप देखें। यूपी के सीएम ने किस तरीके से यह कहा है कि विपक्ष को विकास पसंद नहीं, और यही एक वजह है कि विपक्ष जाति हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है। हाथरस केस की जांच के लिए योगी सरकार की एक चिट्ठी भी है, सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है, केंद्र से जांच जल्द शुरू करने का अनुरोध भी किया गया है, सीबीआई जांच जल्द ही शुरू की जाए, इस तरह की संस्तुति भी की गई है। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, सुने। देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए
तो हाथरस कांड के जरिए क्या वाकई में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश की गई? ये बहुत बड़ा सवाल है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि हमारे हाथ भी जो सबूत तो नहीं कहेंगे, लेकिन कई जो अंदर की खबर है उसके मुताबिक साइबर सेल ने 11 एफआईआर दर्ज की है। सवाल बहुत बड़ा है, 11 एफआईआर किन लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है? उससे भी बड़ा सवाल यह है, इंटेलिजेंस इनपुट वक्त रहते क्यों नहीं मिला? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर विपक्ष जाकर के लाठी खा रहा है तो क्या दंगा भड़काने की कोशिश की? अगर विपक्ष को हाथरस के अंदर नहीं जाने दिया गया, क्या दंगा भड़काने की कोशिश की गई? आधी रात को अंतिम संस्कार किया गया, क्या दंगा भड़काने की कोशिश की गई? अस्थि संचय की जो तस्वीरें हैं, क्या दंगा भड़काने की कोशिश की गई? डीएम ने डराया और धमकाया, क्या दंगा भड़काने की कोशिश की गई? 5 बड़े पुलिस अधिकारी सस्पेंड हो गए, क्या दंगा भड़काने की कोशिश की गई? और सबसे बड़ा सवाल यह, 14 सितंबर को रेप हुआ, उसके कुछ दिनों के बाद, लगभग 2 हफ्ते के बाद हाथरस की बिटिया की मौत हो गई, लेकिन दंगे वाला ये एंगल इतनी देर में निकल करके क्यों आया, कैसे आया? कुछ और सबूत